नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 2023। तो ये 26 मार्च 2023 से 16 अप्रैल 2023 के बीच ये करंट अफेयर है। पिछले 2 वीक से किसी कारणवश करंट अफेयर आ नहीं पाई, तो इस बार पिछले 3 वीक के करंट अफेयर है 26 मार्च 2023 से 16 अप्रैल 2023। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे सावित्रीबाई फूले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? जो सावित्रीबाई फूले प्रशंसा अवार्ड 2023 है, तो इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है प्रोफेसर डॉक्टर शशि पांडे। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रोफेसर डॉक्टर शशि पांडे को सावित्रीबाई फूले प्रशंसा अवार्ड 2000 से सम्मानित किया गया। इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो डीएसबी परिसर नैनीताल में हिंदी विभाग की ये सहायक प्रोफेसर है डॉक्टर शशि पांडे, और इन्हें सावित्रीबाई फूले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। जो डॉक्टर शशि पांडे हैं, ये डीएसपी परिसर हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने यहाँ पर 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरनेशनल सेमिनार एएन कॉलेज दुमका झारखंड की ओर से सावित्रीबाई फूले प्रशंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की मेजबानी उत्तराखंड में किस स्थान पर हुई? तो जो G20 जो वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन जिसके की मेजबानी उत्तराखंड ने की थी, तो उत्तराखंड ने इसकी मेजबानी किस स्थान पर हुई? इसकी मेजबानी G20 की मेजबानी भारत ने की थी इस बार, और उत्तराखंड में जब इसकी मेजबानी किस स्थान पर की गई, तो सही जवाब है डी ऑप्शन, रामनगर। तो रामनगर में इसकी मेजबानी की गई थी उत्तराखंड में G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड का जो रामनगर G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार किया गया था रामनगर को, और इसमें लगभग विभिन्न देशों के 100 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों ने भाग लिया, और इस की जो थीम थी विज्ञान के माध्यम से समाधान। तो इसकी थीम विज्ञान के माध्यम से समाधान, ये थीम इसकी रखी गई थी उत्तराखंड में रामनगर में जो इसका सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से डॉक्टर राजेश्वर उनियाल को सम्मानित किया गया। तो ए ऑप्शन, डॉक्टर राजेश्वर उनियाल को महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मुंबई में ये 40 वर्षों से कार्यरत हैं, और जो डॉक्टर राजेश्वर उनियाल हैं, ये मूल रूप के उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, श्रीनगर गढ़वाल के मूल निवासी हैं उत्तराखंड के। तो इन्हें इनके जो साहित्य सेवाओं को, तो साहित्य सेवाओं के लिए मुंबई के रंग शारदा सभागृह में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने साहित्य का जीवन गौरव सम्मान इन्हें प्रदान किया। तो इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया, जीवन गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से डॉक्टर राजेश्वर उनियाल को। डॉक्टर राजेश्वर उनियाल हैं, इससे पहले इन्हें राष्ट्रपति से साहित्य सेवा का राजभाषा गौरव पुरस्कार ये प्राप्त कर चुके हैं, और इसी प्रकार विभिन्न संस्थाओं से अब तक 40 से अधिक पुरस्कार ये प्राप्त कर चुके हैं। इनके उपन्यास हैं पंदेरा और भाड़े का रिक्शा, ये इनके उपन्यास हैं। सैल सागर, मैं हिमालय हूं, माउंट एंड मैरिन, मेरू उत्तराखंड, महान काव्यकृतियां, डरना नहीं पर कहानी संग्रह है, तथा नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित नाटक वीरबाला, टीलू रौतेली, ये इनकी प्रमुख कुछ कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल, दुनिया की सबसे छोटी तितली है अभी ग्रास ज्वेल, ये निम्न में से किस जिले में मिली? तो ग्रास ज्वेल जो तितली है, दुनिया की सबसे छोटी तितली, ये किस जिले में मिली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल मिली। तो पिथौरागढ़ में दुनिया की सबसे छोटी तितली जिसका नाम है कि ग्रास ज्वेल, और सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ल्ड बिंग, ये मुनस्यारी में देखने को मिली। गोल्डन बर्ग किंग है ये, इससे पहले ये तितली 2020 में डीडी हाट में देखी गई थी, लेकिन पहली बार जो ग्रास ज्वेल जो तितली है दुनिया की सबसे छोटी, ये पिथौरागढ़ में देखने को मिली। ग्रास ज्वेल जिसे कि फिएरा ट्रोक्यालस
इस नाम से जाना जाता है, जो फियरा ट्रोकेलस है। इसे ही आप ग्रासजुएल के नाम से जानते हैं। ये दुनिया की सबसे छोटी तितली है और इसका आकार लगभग 15 से 22 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी संस्था देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन करने जा रही है? तो कौन सी संस्था है? तो इस संस्था का नाम है नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था। तो नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन करने जा रही है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो 2023 है, इसे मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट वर्ष बोले तो जो मोटा अनाज होता है। जो नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था है, तो इसकी ओर से 14 अप्रैल को देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। मोटा अनाज या मिलेट या कदल, तो इसमें कौन कौन से अनाज शामिल है? ज्वार, बाजरा, रागी। अब इस बार फॉरेस्ट गार्ड में भी रागी वाला क्वेश्चन आया था कि रागी को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो मंडवा कहा जाता है। मंडवा के नाम से जाना जाता है रागी उत्तराखंड में। तो रागी हो गया बोले तो मंडवा, कंगनी, कुटकी, कोदो, शवा आदि ये इसमें शामिल है। मिलेट क्रांति साइकिल रैली जो कि 300 किलोमीटर की देहरादून से चमोली जिले में मुदोली गांव है, तो यहां तक ये 3 दिवसीय यात्रा है और ये देहरादून से मुदोली गांव में पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया। इसका नाम क्या रखा गया? तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, इन्होंने जो पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया, इसका नाम गंगा रखा गया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो इन्होंने 2021 में उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल हरियाणा में है, इनकी ओर से गिर, साहिवाल और रेड संधी जैसी गायों की क्लोनिंग का काम शुरू किया गया। ये क्लोनिंग का काम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि जो जलवायु परिवर्तन होता है, इसके बीच पशु और दुग्ध उत्पादन में इस काम को क्रांति माना जा रहा है। और इसका कारण यह है कि जब जलवायु परिवर्तन होता है तो ऐसी नस्लों को उत्पन्न किया जाए, ऐसी नस्लों का उत्पादन किया जाए जो सर्दी और गर्मी दोनों जलवायु को सहन कर सके, इसलिए ये क्लोनिंग की जाती है। NDRI के जो महानिदेशक है डॉक्टर हिमांशु पाठक, तो इन्होंने इस क्लोन बछिया का नाम रखा गंगा। NDRI करनाल, तो इन्होंने 2009 में भैंस की क्लोनिंग की थी और उस क्लोन से गरिमा नाम की नस्ल गरिमा तैयार की थी। और जलवायु परिवर्तन के बीच ऐसी प्रजातियों की महसूस क्यों हो रही है जो कि गर्मी और ठंड को सहन कर सके और दुग्ध उत्पादन में सहायक हो सके। 2021 में उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून, इसके सहयोग से जो NDRI है करनाल, इसके पूर्व निदेशक थे डॉक्टर MS चौहान, तो इनके नेतृत्व में गिर, साहिवाल और रेड संधी गायों की क्लोनिंग का काम शुरू किया गया था। जो एक गिर नस्ल की गाय है, ये मूलतः कहाँ की है? गुजरात की है। ये स्वदेशी गिर नस्ल की जो गाय है, इसकी ये मूलतः गुजरात राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किस देश को किया गया? तो भारत को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। एशियाई हॉकी महासंघ AHF, तो इन्होंने हॉकी इंडिया को इस साल की शुरुआत में जो भुवनेश्वर और राउरकेला में FIH विश्व कप की जो सफल मेजबानी की थी, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ आयोजक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत को। और ये पुरस्कार जो कि हॉकी इंडिया के महासचिव है भोलानाथ, तो इन्होंने प्राप्त किया, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार कोरिया के मुंगयोंग में आयोजित AHF कांग्रेस के द्वारा यहाँ ये इसका आयोजन किया गया था कोरिया के मुंगयोंग में, जिसमें कि हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर के जितने भी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा।
वहां पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा उसमें काफी सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, फ्री में आप उनको पढ़ सकते हैं। काफी सारे नोट्स हमने आपको दे रखे हैं उत्तराखंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो 2023 हुआ है, तो भारत ने 4 स्वर्ण पदक इसमें जीते। तो 4 गोल्ड भारत ने जीते हैं। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। किस किस ने जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन, तो इन्होंने 70 से 75 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। निकहत जरीन ने 48 से 50 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नीतू घनघस ने 45 से 48 किलो भार वर्ग में, और स्वीटी बुरा ने 75 से 81 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये 4 नामों का आप ध्यान रख लीजिए। इन चारों ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत को 4 स्वर्ण पदक दिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस शहर में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉमनवेल्थ का आयोजन किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉमनवेल्थ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा, तो ये बनाया जा रहा है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर ए है राजस्थान में। तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। भारत का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया? तो ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश की जो चाय है कांगड़ा, इसे यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बन गया? अभी तक नाटो में 30 सदस्य देश थे, और अब तुर्की की जब मंजूरी हुई तो इसके बाद अब 31वां देश बन गया। तो वो कौन सा देश अब नाटो में शामिल हो गया? तो 31वां कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ है? तो वो है आपका फिनलैंड। तो फिनलैंड अब नाटो में शामिल हो गया है, और इस प्रकार नाटो में अब 31 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं। फिनलैंड उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, बोले तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका 31वां सदस्य देश बन गया है। और नाटो सदस्य के रूप में फिनलैंड की स्वीकृति जो हुई है, तुर्की के सर्वसम्मत वोट ने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और तुर्की के कारण फिनलैंड को यह स्वीकृति मिली है और 31वां सदस्य देश ये बन गया है। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है, तो रूस का ये पड़ोसी है, और 1300 किलोमीटर के लगभग ये सीमा साझा करता है। और नाटो में शामिल होने का जो इसका निर्णय है, ये 2022 में जब यूक्रेन पर रूस का आक्रमण हुआ, तो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होने के कारण फिनलैंड ने ये कदम उठाया और नाटो में ये शामिल हुआ है। नाटो के बारे में जान लेते हैं। तो जो नाटो, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच 1949 में गठित एक सैन्य गठबंधन है, और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। देखो उद्देश्य क्या था, जब शीत युद्ध हुआ था तो इसके दौरान जो सोवियत विस्तार है इसे रोकने के लिए जो इन देशों ने इस आक्रमण से बचाने के लिए एक रक्षा समझौता किया था, और इस रक्षा समझौते के रूप में इसे बनाया गया था ताकि सभी देश एक साथ हो सके। जो नाटो के महासचिव हैं वो है अभी जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये नाटो के महासचिव। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत और किस देश के बीच 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX 2023 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया भारत और श्रीलंका के बीच। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, SLINEX 2023। तो भारत और श्रीलंका के बीच 10वां सामंजस्य समुद्री अभ्यास SLINEX 2023 का कोलंबो, श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ है, और ये अभ्यास 2 चरणों में विभाजित है, और हर चरण की अवधि है 3 दिन की है, तो 6 दिन तक ये चलेगा। इसमें जो भारतीय नौसेना के द्वारा INS किल्टन और INS सावित्री को शामिल किया जा रहा है,
और श्रीलंका की तरफ से, श्रीलंका जो नौसेना है इसकी तरफ से SLNS विजय बाहु और SLNS समुद्रा को शामिल इसमें किया जा रहा है। अब जो ये INS किल्टन, INS सावित्री, SLNS विजय बाहु और समुद्रा है, ये क्या चीज है? तो ये है सबमरीन। जो भारतीय नौसेना की सबमरीन ये दो और श्रीलंका नौसेना की ये दो सबमरीन है, जिन्हें की यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य की अंजलि शर्मा माउंट किलिमंजारो चोटी को गद्दी वेशभूषा में फतह करने वाली भारत की पहली लड़की बन गई है? तो यह है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की है अंजलि शर्मा, जिसने कि माउंट किलिमंजारो चोटी को गद्दी वेशभूषा में फतह किया। तो जो माउंट किलिमंजारो चोटी है ये दक्षिण अफ्रीका की है, और इसमें जो अंजलि शर्मा है तो गद्दी परिधान या लुआ चढ़ी पहनकर इन्होंने यहाँ पर फतह किया है। माउंट किलिमंजारो चोटी को गद्दी वेशभूषा में फतह करने वाली ये भारत की पहली लड़की बन गई है। जो अंजलि शर्मा है ये पहाड़ों की चोटियों पर गद्दी संस्कृति को प्रमोट करने का ये कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2022, तो इसके अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो IJR की जो रिपोर्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, तो इसके अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है न्याय वितरण मामलों में? तो यह है आपका कर्नाटक। ए ऑप्शन सही जवाब है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कर्नाटक पहले नंबर पर है। रिपोर्ट में तमिलनाडु को दूसरा, तेलंगाना को तीसरा और उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे 18 स्थान यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किसे फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फिक्की महिला जो संगठन है 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है इसका सुधा शिव कुमार। तो सुधा शिव कुमार को फिक्की महिला संगठन की 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय और किस देश की वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन करेंगी? तो कौन कौन से भारत और किस देश की वायुसेना ये कर रही है? तो भारतीय और अमेरिकी वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन करेंगी। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है? तो किस राज्य का है महाराजगंज? किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। तो ए ऑप्शन है। और महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। डिटेल जान लेते हैं। देखिए, जो गिद्ध है ये तेजी से विलुप्त होने जा रही है प्रजाति है। इसको संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। तो महाराजगंज जिला कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और इस जिले में जैत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। यह विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। और जटायु संरक्षण केंद्र, इसमें क्या होगा? गिद्धों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। संरक्षण और प्रजनन केंद्र है ये, जिसका नाम है जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जो कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य में उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी वेधशाला के स्थापना की जाएगी? तो किस राज्य में LIGO की स्थापना की जाएगी? तो सही जवाब है महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत सरकार ने लगभग 2600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है और महाराष्ट्र में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की योजना को इन्होंने मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने, LIGO। अभी तक इससे पहले अमेरिका में ऐसी 2 LIGO वेधशालाएं हैं और तीसरी जो वेधशाला है ये कहाँ बन रही है? इंडिया में। तो LIGO इंडिया में बनने वाली तीसरी ऐसी
वेधशाला है, जो कि गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2022 में नवीनतम बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो 2022 के आंकड़े हैं, तो इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो वर्ष 2018 से 2022, तो 2018 से 2022 तक बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है, 200 बाघों की वृद्धि। और वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? 3167 है। 2018 में 2967 थी। और अगर बात करते हैं वृद्धि दर की, तो 2014 से 2018 तक जो बाघों की संख्या में जो वृद्धि दर थी लगभग 33% थी। और 2018 से 2022 ये घटकर अब 6.7% रह गई है, तो काफी घटी है इस बार। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली किस कंपनी को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार मिला? तो विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस कंपनी को, जो कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, किसे सम्मानित किया गया था? ये किया गया भारत बायोटेक को, ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है भारत बायोटेक को। डिटेल जान लेते हैं। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 जो कि 3 से 6 अप्रैल को अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित की गई थी। तो इसमें भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सेलेंसी VIE पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड के तहत दिया गया। जो भारत बायोटेक है, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी? तो किस शहर में बनी गई है नदी के अंदर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है। तो 12 अप्रैल 2023 को कोलकाता मेट्रो भारत में पहली बार नदी में बनी सुरंग के माध्यम से कोलकाता से हावड़ा पहुंची है ट्रेन, जो कि नदी के अंदर पहली ऐसी ट्रेन है। और यह सुरंग जो है ये हुगली नदी पे बनाई गई है। जो सुरंग है ये पानी की सतह से 32 मीटर नीचे है और सुरंग की पूरी लंबाई है 10.8 किलोमीटर। और इसमें जो 520 मीटर है ये हुगली नदी के नीचे सुरंग है। 520 मीटर जो लंबाई है हुगली नदी के नीचे है। और टोटल अंडरग्राउंड जो सुरंग है वो है लगभग 10.8 किलोमीटर। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको जो करंट अफेयर है इसकी ई बुक नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। वहां पर आपको पिछले 2 से 3 सालों के करंट अफेयर की ई बुक आपको देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।